नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ति मौक्तिकम। जो हमारा पाठ चल रहा था उसी के MIQ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा नियमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, सूक्ति मौक्तिकम चतुर्था पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, यहां से ध्यान पूर्वक देखिएगा। लिखा हुआ है पहला प्रश्न, वित्तम इति पदस्य कः अर्था। वित्तम इति पदस्य कः अर्था, मतलब वित्त शब्द का इस पद का क्या अर्थ है, यहां पर पूछा जा रहा है। चरित्रम, धनम, वृत्तम और हतम। तो वृत्तम, वित्तम शब्द का यहां धन से तात्पर्य होगा। क्या होगा? धन से। वित्त आपने देखा होगा, वित्त मंत्री का नाम सुना होगा, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक, वही होता है हमारा धन, वित्त। फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत अत्र क्रियापदस्य किम। यहां पर वृत्तम यत्नेन, वृत्त के प्रयत्न से, वृत्त के प्रयत्न से क्या है? संरक्षेद। तो यात्र क्रियापदम किम अस्ति, यहां पर क्रियापद कौन सा है? वृत्तम यत्नेन, यत्नेन मतलब प्रयास से। संरक्षित, वृत्तम यत्नेन संरक्षित, तो यहां पर रक्ष धातु से क्या बना हुआ है? संरक्षित, यहां धातु के रूप में काम कर रही है। संरक्षित सम उपसर्ग पूर्वक यहां पर रक्ष धातु से संरक्षित बना हुआ विधिलिंग लकार में। संरक्षित, संरक्षिताम, संरक्षेयु, ऐसे बनेगा। फिर यहां पर प्रश्न क्रमांक रहेगा 9, वो 3 नंबर का प्रश्न क्रमांक 3 नंबर का है, जिसमें लिखा है अक्षीणो। अक्षीणो इति पदस्य विलोम पदम किम। ठीक, अक्षीण जिसमें जिसका क्षरण ना हो, अक्षीण इति पदस्य विलोम पदम, इसका विलोम पद क्या होगा? क्षीण, वित्ततः, हतो, हतः। तो निश्चित है कि क्षीण अक्षीण, तो यहां पर क्षीण शब्द हो जाएगा। क्षीण मतलब क्षरण होना और अक्षीण का मतलब जिसका क्षरण ना हो। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा चौथे नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है वृत्ततः। वृत्ततः, वृत्ततः खालिस्थान एव हतः भवति। वृत्ततः खालिस्थान एव हतः भवति, उचित पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। वित्ततः क्षीणः एव हतः भवति, वित्ततः अक्षीणः अतः एव हतः भवति, यत्नेन एव हतः भवति, या हतो हत एव हतः भवति। उन्होंने कहा जब धन नष्ट हो जाए, मतलब मान सम्मान नष्ट हो जाने पर वह मरा होता है, मरे के समान ही होता है। तो वृत्तता क्षीणः एव हता भवति। ठीक, तो यहां पर क्षीण हो जाने पर, जब उस, देखिए वो दो चीज कह रहा है कि सूक्ति मौक्तिकम का श्लोक क्या कहता है कि जब व्यक्ति का अगर धन नष्ट हो जाता है तो पहले उसको कमाया जा सकता है। अगर आपका सब कुछ नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, कहीं चला जाए, सब कुछ चला जाए, तो आप प्रयास करके उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं? कमा सकते हैं, लेकिन अर्जित किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार आपका मान सम्मान चला गया तो दोबारा उसको अर्जित नहीं किया जा सकता। तो वृत्ततः मतलब मान सम्मान, क्षीणः माने क्षीण हो जाने पर, एव माने ही, हता भवति मृत्यु के समान हो जाते हैं हम। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का दिया हुआ है। 5वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वृक्षाः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। वृक्ष शब्द का एक क्रियापद है, यहां पर कौन है? वृक्षाः पिबन्ति, खादन्ति, आदन्ति, नदन्ति। ठीक, तो यहां पर वृक्षा पद के लिए यहां पर एक पद प्रयोग किया गया है। वृक्ष पीते हैं, वृक्ष खाते हैं, वृक्ष आदन्ति माने देते हैं, और नदन्ति मतलब
क्या करते हैं, यहाँ पर भी नदंती नी धातु है, ले जाने के अर्थ में ले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी वृक्ष क्या करते हैं, स्वयं न खादंती, क्या है, स्वयं न पिबंती नद्याह जलम, और स्वयं न खादंती वृक्षाः फलम। तो यहाँ खादंती शब्द आ जाएगा, वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं अपने फलों को, परोपकार के लिए फल देते हैं। तो वृक्षा प्रथमा का बहुवचनांत पद है, तो खादती, खादता, खादंती, ये भी लट लकार बहुवचन का रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है। फिर इसके बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का है, एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, वित्ततः क्षीणः नरः कीदृशः भवति, जिसका धन नष्ट हो जाता है ऐसा मनुष्य किस प्रकार का होता है, अक्षीणः। ठीक है ना, अक्षीण पुरुष हो जाता है, वो किस प्रकार का होता है, वो नर अक्षीण कहलाता है, जिसका धन नष्ट, वित्ततः क्षीणः नरः कीदृशः भवति, वित्ततः क्षीणः नरः अक्षीणः भवति। ठीक, धन निर्धन हो जाता है। तो यहाँ वित्तता में प्रथमा, क्षीणा में प्रथमा, नरा में प्रथमा, कीदृशा में भी प्रथमा, भवति भवतः भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वृत्ततः क्षीणः कीदृशः मानवः भवति, और जो वृत्ततः क्षीणः कीदृशः मानवः भवति, और जिसका मान सम्मान नष्ट हो जाता है वो किस प्रकार से होता है मनुष्य। देखिए, धन नष्ट हो जाने, वित्ततः माने धन और वृत्ततः माने मान सम्मान, ध्यान रख लेना। ठीक, तो वृत्त धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य अक्षीण कहलाता है, लेकिन वृत्ततः क्षीण हो जाने पर वह मरे हुए के समान हो जाता है, जैसे सब कुछ चला गया हो। ठीक, सताम विभूतयः किमर्थम भवति, सताम मतलब सज्जन, सज्जन रूपी जो विभूति सज्जन पुरुष होते हैं वह किस के लिए होते हैं, तो परोपकार है, परोपकार के लिए। सज्जन विभूति जो होती हैं, परोपकार, जो हमारे महात्मा लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ठीक, वह किसके लिए होते हैं, उनका मान, उनकी धन संपत्ति किसके लिए, परोपकार है, परोपकार के लिए होती है। जो इनके पास धन संपत्ति होती है यह परोपकार के लिए जीते हैं। यहां पर देखेंगे कि जलम न पिबंती, कौन है जो अपने जल को नहीं पीता है, नद्याः पिबंती। ठीक है ना, नद्याः जलम न पिबंती, नदियां अपने जल को नहीं पीती हैं। तो ये प्रथमा का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, कह कौ के, तो यहां बनेगा क्या, नदी, नद्यौ नद्याः। ठीक है ना, तो ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है। फिर इसके बाद देखें, केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवति, किसकी मैत्री कैसी होती है, आरंभ गुरवी मतलब होती है सूर्य उदय के समान होती है। ठीक है ना, सूर्य उदय की छाया के समान होती है। जब सूर्य उदय होता है तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसी सूर्य उदय यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ सूर्य उदय होता है तो इसकी जो किरणें निकलती हैं, तो हमारी जो यहाँ पर कोई एक बिंदु, यहाँ एक पुरुष खड़ा हुआ है, तो इसकी परछाई कैसी रहती है, बहुत लंबी होती है, लेकिन धीरे 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 यह क्या हो जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, और यहाँ जब सूर्य आता है तो ये पूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो केसाम मैत्री, किसकी मित्रता, खला नाम, दुष्ट जनों की मित्रता क्या होती है, प्रारंभ में बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी मित्रता घट जाती है। मतलब आप समझना, बहुत बड़ी संकेत से बात कही जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेणो, ठीक, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो आपके साथ छल करना चाहता है, उसके साथ आप दोस्ती करेंगे तो पहले तो आपको उसकी दोस्ती बहुत अच्छी दिखाई देगी, लेकिन फिर एक बात ध्यान रख लेना कि उसकी दोस्ती धीरे 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 कम होने लगेगी, और वो मित्रता जब कम होने लगेगी तो फिर शत्रुता में बदल जाएगी। इसीलिए केशाम मैत्री, किसकी मित्रता आरंभ गुरभी होती है, मतलब प्रारंभ में सूर्य उदय के समान, छाया के समान होती है, तो खला नाम, दुष्ट लोगों की। फिर उन्होंने कहा आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेणो, ठीक, फिर यहाँ केशाम मैत्री पूरा लघवी पश्चात बुद्धिमती च भवति, और किसकी मित्रता पहले छोटी दिखाई देती है, पश्चात माने बाद में वृद्धिमती चा भवति, फिर बढ़ती जाती है। और यही जो है ये सज्जन लोगों की मित्रता होती है कि ये 12 बजे जो सूर्य है इसके बाद आप देखना ये सज्जनों की मित्रता कहलाती है, अर्थात ये सूर्य उदय के बाद की, मतलब
कब? सूर्यास्त की ओर जाते समय। तो यहाँ से उदय होती है सूर्य, तो यहाँ पर सज्जनों की ये दुष्टों की मित्रता है। और जब ये यहाँ से मित्रता करते हैं तो पहले तो ये कम दिखाई देती है, और जैसे जैसे सूर्य इधर आता जाएगा ये मित्रता बढ़ती जाएगी। तो ये सज्जनों की मित्रता कहलाती है। केसाम मैत्री, मैत्री पुरा लघवी, पहले छोटी होती है और बाद में क्या है? बढ़ती जाती है। तो सज्जना नाम, केसाम में षष्ठी का बहुवचन, तो सज्जना नाम में भी षष्ठी का बहुवचन पद दिया हुआ है। मैत्री मतलब मित्रता, पुरा मतलब पहले, लघवी माने छोटी, पश्चात माने बाद में, वृद्धिमती माने बढ़ती हुई, और चा माने और, भवती माने होती है। ठीक, फिर क्या है? बढ़ती जाती है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा केसाम गुणा, गुणा भवंती, केशाम गुणा, गुणा भवंती, किसके गुण? गुण होते हैं। तो बताइए, गुणज्ञेषु, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। एक श्लोक देखा है ना, इस श्लोक को ध्यान रखिएगा कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। ठीक है ना? तो यहां पर भी उन्होंने कहा कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, जो गुणवान व्यक्ति होता है और जिस गुणवान व्यक्ति के पास रहने से आपको गुणवान चीजें ही मिलती हैं। और यदि आप क्या होते हैं? किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ में बैठते हैं तो आपकी मित्रता भी दुष्ट व्यक्तियों के समान हो जाती है। ठीक, तो केसु गुणा गुणा भवंती, तो केसु की जगह गुणज्ञेषु, गुणा प्रति यहाँ बहुवचनांत पद है, भवति भवता भवंती, ये भी लट लकार बहुवचन का रूप है। गुणा निर्गुणम प्राप्त के भवंती, जब गुणवान व्यक्ति किसी दोषी व्यक्ति के साथ मिल जाता है, अगर मान के चलिए कोई गुणवान व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए ये बहुत अच्छी ये शुगर रखी हुई है, ये मीठी मीठी शक्कर रखी हुई है, और यहाँ पर इतना सारा नमक रखा हुआ है, तो ये जो शक्कर इसमें मिलेगी तो क्या इस दिखेगी क्या? नहीं, ये भी नमक ही बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा गुणा निर्गुणम प्राप्त के भवंती, गुणवान व्यक्ति निर्गुण के साथ प्राप्त करके, निर्गुण का साथ मिल जाने पर, के माने के, भवंती माने होते हैं, क्या हो जाते हैं? तो वो भी दोष युक्त हो जाते हैं, दोषाह, दोष युक्त हो जाते हैं। अगर कोई अच्छा, ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं, संगति का प्रभाव होता है कि एक घोड़े को अगर आप किसी गर्दभ के साथ में, गधे के साथ में रख देते हैं, तो ठीक है ना, एक घोड़ा है और 10 गधों के बीच में रख दो तो निश्चित है कि वह घोड़ा भी गधा बन जाएगा। ठीक, संगति का प्रभाव। और यदि अगर एक गधा है और उसको आप घोड़ों के साथ में रख दोगे तो धीरे 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 गधे में भी घोड़े जैसे गुण आने लगेंगे। तो के की जगह दोषाह, गुणा में बहुवचन, निर्गुणम में निधन गुणम, तो निर्गुणम विसर्ग संधि, भवति भवता भवंती, और प्राप्त में प्रा उपसर्ग पूर्वक ल्यप, आप धातु से ल्यप प्रत्यय लग करके यहाँ प्राप्त बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है पूर्ण वाक्य अनुत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको आंसर देना है यहाँ पर। तो पूर्ण वाक्य के द्वारा आंसर होगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 में, यत्नेन किम रक्षित, प्रयत्न के द्वारा हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? बताइए जल्दी से। यत्नेन वृत्तम चरित्रम रक्षित, हमें प्रयत्न के द्वारा, हमें प्रयास के द्वारा क्या है? अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मृत्यु को ही हम प्राप्त क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तो कहा यत्नेन वृत्तम चरित्रम रक्षित, यत्नेन वृत्तम रक्षित, हमें अपनी जान पर खेल करके भी अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, अपने मान सम्मान को बचा करके रखोगे, जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। तो यत्नेन में तृतीया, वृत्तम में द्वितीया, रक्षेत में आपकी विधिलिंग लकार लगा हुआ है, रक्षेत रक्षेताम रक्षेयु। इसके बाद वारिवाह किम न कुर्वन्ति, वारिवाह यहाँ पद दिया गया है अपने मेघों के लिए, बादलों के लिए। वारिवाह पद किसके लिए? मेघों के लिए। वारिवाह न नदंती जलम, वारिवाह जो है वह क्या है? अपने द्वारा जल वर्षी वृष्टि करने पर उससे उपजाऊ फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। ठीक है ना, सस्यम न अदंती, वारिवाह सस्यम न अदंती, मेघ स्वयं नहीं खाते हैं फसल को, वह तो परोपकार के लिए बरसते हैं। बादल जो हैं वह परोपकार के लिए जल वृष्टि करते हैं, ना कि वह स्वयं फसल को खाते हैं। तो वारिवाह सस्यम न अदंती, स्वयं नहीं ले जाते हैं फसल को।
फिर इसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि दिनस्य पूर्वार्धस्य छाएव केसाम मैत्री भवति, दिन के पूर्व की छाया। ठीक, दिन के पूर्व अर्धस्य छाया एवं, दिन के पूर्वार्ध की छाया ही केसाम माने किसकी, मैत्री माने मित्रता, भवती माने होती है। तो यहाँ खल दुष्टों की होती है। शुरुआत की, जब शुरू होता है ना दिन, प्रारंभ होता है, तो उसकी छाया के समान दुष्टों की मित्रता होती है। दिनस्य पूर्वार्ध छाएव मैत्री खलानाम भवति, तो यहाँ केसाम की जगह क्या हो जाएगा, खलानाम। बस इतना आपको जोड़ देना, और ये भी आपका वन वर्ड जैसा है, केसाम की जगह खलानाम जोड़ दो, बाकी आप प्रश्न से उतार करके लिख दो, बहुत सरल है। ठीक, तो ध्यान रख लेना है। खलानाम में षष्ठी का बहुवचन, यहाँ केसाम में भी षष्ठी का बहुवचन, भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। दिनस्य में षष्ठी का एक वचन, पूर्व प्लस अर्धस्य तो पूर्वार्धस्य, तो दीर्घ संधि भी है और षष्ठी का एक वचन भी है। छाया प्लस एव बराबर छाएव, छाया प्लस एव बराबर छाएव, तो यहाँ गुण संधि हो गई। नद्याः जलम कथम अपेयम भवति, नदियों का जल कैसे न पीने योग्य हो जाता है, कैसे हो जाता है। समुद्रमासाद्य, समुद्रमासाद्य, समुद्रमासाद्य जलम अपेयम, समुद्र में मिल जाने, समुद्रों को प्राप्त कर लेने से नदियों का जल क्या हो जाता है, अपेयम भवति। नद्याः जलम समुद्रम आसाद्य अपेयम भवति, नदियों का जल जब समुद्र में पहुंच जाता है तो वो ना पीने योग्य हो जाता है। वैसे तो क्या है, बहुत स्वच्छंद और सुधर मधुर स्वादिष्ट जल बहता है नदियों का, लेकिन जब वही नदियां समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं तो पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। तो इसके माध्यम से वही यही बताना चाहता है कि जब हम किसी ऐसी जगह मिल जाते हैं जहां हमारे गुणों का व्याख्यान नहीं रह जाता, नदियां अपने आप को भूल जाती हैं, अपने नाम तक को मिटा देती हैं और समुद्र में मिल जा करके अपेयम हो जाती हैं, बिना पीने योग्य, क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा है ना। तो यहाँ बहुवचनांत है प्रथमा का, और यहाँ भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का ध्यान पूर्वक देखिएगा। 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करो। प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो वृत्तम यत्नेन रक्षित। ठीक, तो यहाँ पर आपको फिर से वही कौन, जो इसके पहले वाले हमने चैप्टर में भी आपको बतलाए हैं कि आपको किम सर्वनाम के रूप जरूर याद करने होंगे। कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः, यहाँ आ जाएगा के, कान, कैः, केभ्यः, केभ्यः, केशाम, केसु। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना, वृत्तम यत्नेन रक्षित, हमें अपने मान सम्मान को, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो केन यत्नेन, तो केन में तृतीया का एक वचन है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यत्नेन और केन, तृतीय विभक्ति लग जाएगा। आपको ये सर्वनाम रूप जरूर याद रखना है। ये सर्वनाम रूप आपके किम के हैं, पुल्लिंगवाची। किम का मतलब होता है क्या, ये पुल्लिंगवाची है। ठीक है, फिर यहां लिखा है सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु, कोई भी जंतु है अगर उससे आप प्रिय वाक्य बोलोगे तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और आपकी बातों को मानेगा। यहां तक कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैंने देखा है कि श्वान जानते हैं ना, कुत्ते आदि पले होते हैं, ठीक, उनको भी बस में कर लिया जाता है। तुष्यन्ति मतलब बस में किया जा सकता है। शेर को भी लोग बस में कर लेते हैं प्रेम से। सर्वे जंतवा, सभी जंतवा, तो यहाँ पर आपका क्या लगा, बहुवचनांत पद है, जंतु, 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 जंतवा, तो प्रथमा का बहुवचन है, तो यहाँ हो जाएगा कह, कौ, के,
कह कऊ के, तो के आ जाएगा। ध्यान रखना, तो जिस प्रकार से आपकी विभक्ति लगी होगी, वचन लगा होगा, उसी प्रकार की विभक्ति और वचन के आधार पर यहाँ सर्वनाम पदों को हम जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर लगा है आपका नद्याः स्वयमेव जलम न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं ही अपने जल को नहीं पीती हैं। तो नदी नदी नद्या, नदी नद्यौ नद्या, तो वहाँ का आपका बहुवचनांत पद लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका नदी शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ का हो जाएगा। स्त्रीवाची क्या बनता है आपका, प्रथमा में बनता है, एक वचन में बनता है कहा, यहाँ बनता है के, और बहुवचन में बनता है काह। ये स्त्रीवाची रूप है। तो यहाँ का दिया हुआ है ना तीसरे नंबर पर, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये बहुवचन में का दिया है, तो यहाँ पर बहुवचन में आपका क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखना, यहाँ बनेगा आपका नदी, यहाँ बनेगा नद्यौ, और यहाँ बनेगा आपका नद्याः। ये वाले रूप बनते हैं, ठीक है, नद्याः, तो ये नद्याः, ये बहुवचन का रूप है, इसलिए आपका काह लग जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे हमारा दिया हुआ है यहाँ, क्या दिया है, नद्याः नद्याः जलम समुद्रम आसाद अपेयम भवति, नदियों का जल समुद्रम आसाद्य माने समुद्रियों को प्राप्त करके, समुद्र को प्राप्त करके, अपेयम भवति, अपेय हो जाता है, ना पीने योग्य हो जाता है। अपेयम का मतलब किस प्रकार की दृश्यम आ जाएगा यहाँ, नदियाँ, ठीक, किस प्रकार का हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है, अपेयम। तो यहाँ नद्याः नद्याः जलम समुद्रिक, नद्याः नदियों का जल, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। जलम माने जल को, समुद्र माने समुद्र, और आसाद्य माने पा करके, अपेयम माने न पीने योग्य, भवति माने होता है। तो नदियों का जल समुद्र को पा करके किस प्रकार हो जाता है, तो कीदृशम पद आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, कीदृशः, कीदृशम, ठीक, द्वितीय विभक्ति। सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, सताम माने सज्जनों की, और विभूतियः माने संपत्ति, परोपकाराय माने परोपकार के लिए, भवति भवति भवता भवन्ति, तो बहुवचन का रूप है, होती है। सज्जनों की जो संपत्ति होती है, सज्जनों की जो पैसा होता है, जो धन अर्जित करते हैं, वह काय के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है, दूसरों के परोपकार के लिए होता है। सताम सताम, तो केशाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, किसकी संपत्ति, किसकी विभूति, किसकी संपत्ति परोपकार के लिए होती है, तो सताम। यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन विभूति, विभूति, विभूतिया, तो ये भी बहुवचन का रूप लगा है, विभूतिया। प्रथमा का परोपकाराय में चतुर्थी का एक वचन, यहाँ भवती है, भवंती है, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु पुरुषैः प्रयत्नः कर्तव्य, गुणवान व्यक्ति में पुरुषों के द्वारा प्रयत्न कर्तव्य माने करना चाहिए, ठीक। तो गुणज्ञेषु केषु पुरुषैः प्रयत्नः कर्तव्य, किस प्रकार के प्रश्न क्या है, किस प्रकार के गुणों में पुरुषों के द्वारा प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है ना, गुणों में पुरुषों के द्वारा प्रयत्न करना चाहिए। तो केषु पुरुषैः प्रयत्नः कर्तव्य, षष्ठी सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन और तृतीया का बहुवचन, प्रथमा में प्रथमा का एक वचन, कर्तव्य में क्री धातु तब्यत प्रत्यय से प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना हुआ है, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्यम, तो ये पुल्लिंगवाची कर्तव्य है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 9 नंबर का, प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का रहेगा, जिसमें दिया हुआ है प्रश्न 9 का आ, अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अन्वयेषु समुचित पदेन रिक्त पूर्तिम कुरुत, नीचे लिखे हुए श्लोकों के अन्वयों में सबसे उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सबसे उचित पद के द्वारा आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की यहाँ पूर्ति कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला दिया हुआ है आपका श्लोक, इसको ध्यान पूर्वक देखना है। ये आपका देखो, अभी मैंने आपको आधा बतलाया था ना, वही है। क्या कह रहे कि गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्ति गुणों में गुण होते हैं, गुणवान व्यक्तियों के पास रहने से गुणवान व्यक्ति होता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वही निर्गुण को प्राप्त हो जाए, अगर कोई गुणवान व्यक्ति के पास जाता है तो उसे गुण मिलते हैं, लेकिन वही अगर निर्गुण व्यक्ति में प्राप्त निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो वह दोष युक्त हो जाता है। कैसे, बोले आस्वाद्य तोया
प्रवहन्ति नद्या, अर्थात स्वाद युक्त नदियां। जो आपने देखा होगा, कहीं भी आप देखें नदियों का जल बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पीने में बहुत मीठा लगता है। कि हम लोग देखते हैं कि नदियों का जल क्या होता है, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या, मतलब नदियों का जल बहता है तो बहुत स्वाद युक्त होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, लेकिन वही समुद्र में जाकर के जब समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं तो हो जाता है ना पीने योग्य पानी। ठीक, तो यहां पर देखें सप्तमी का बहुवचन है, यहां प्रथमा का बहुवचन, यहां लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक, यहां बहुवचन लगा है, यहां पर भी दोसा में भी बहुवचन, आस्वाद्य तोयाह में भी आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, प्रवहन्ति प्रवहति प्रवहता प्रवहन्ति, यहां भी बहुवचन लगा, नद्या में बहुवचन, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर के, भवति प्लस अपेया, तो यहां यण संधि भी होगा, भवन्ति पेया। तो यहां अन्वय को आपको लगाना है, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते खाली स्थान प्राप्य दोषा भवन्ति, आस्वाद्य तोया खाली स्थान प्रवहन्ति, समुद्रम अपेयाः भवन्ति। तो यहां अन्वय में आप करेंगे तो यहां बढ़िया से फिल कर देना है। ठीक, जैसे लिखा हुआ है आपका गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, वही अगर गुण किसी निर्गुण के पास पहुंचते हैं तो दोष युक्त हो जाते हैं। आस्वाद्य तोयाः नद्या, स्वाद युक्त नदियां, प्रवहन्ति माने बहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, लेकिन वही समुद्र को पा करके अपेय हो जाती हैं। ठीक है, अपेय हो जाती हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर का ध्यान से देखें, दूसरे नंबर का श्लोक यहां पर दिया, उसका अन्वय हम लोग करेंगे। लिखा है आरंभ गुरुभी क्षणी क्रमेण, आरंभ गुरुभी क्षणी क्रमेण, लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्धे परार्धे भिन्ना, छाये मैत्री खल सज्जनानां। क्या कह रहे कि आरंभ गुरवी क्षणी क्रमेण, लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्धे परार्धे भिन्ना, छाये मैत्री खल सज्जनानां, छाये मैत्री खल सज्जनानां। यहां पर भी देखें आरंभ गुरवी क्षणी क्रमेण, जो शुरुआत की छाया होती है वह क्या होती है, क्षणी क्रमेण, उस क्षरण होता है उसका क्रम से, लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, लेकिन बाद में वही क्या है, पहले जो छोटी होती है और वृद्धिमती च पश्चात बाद में बढ़ जाती है। ऐसी क्या, बोले दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पहले की छाया, और छायेव मैत्री खल सज्जना नाम, छाया ही मित्रता खल और सज्जन व्यक्ति की होती है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि जब दिन के पूर्व की छाया जो होती है वह कैसी, खल व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के समान होती है, और बाद की जो छाया होती है जो पहले कम दिखती है और बाद में बढ़ती है वह सज्जन व्यक्ति की छाया होती है। इसीलिए हमें सज्जन व्यक्ति की क्या करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति की जब हम संगति करते हैं तो सज्जन व्यक्ति हमेशा पहले आपसे थोड़ा सा दूरियां बना करके रखेगा, लेकिन समय आने पर वह आपके साथ में रहेगा। आरंभ गुरवी क्षणी क्रमेण, क्रमेण में तृतीय विभक्ति है, और यहाँ देखें वृद्धिमती च पश्चात, तो यहाँ पश्चात मतलब बाद में, दिनस्य में षष्ठी का एक में पूर्व प्लस अर्ध, तो पूर्वार्ध यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, और परार्ध में पर प्लस अर्ध, तो परार्ध माने बाद में, छाया प्लस एव, तो छाएव तो गुण संधि, खल सज्जना नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, यहाँ अन्वय देखिएगा, अन्वय में क्या कहा, आरंभ गुरभी क्षणी पुरा। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही कर देना है, देखिए ये लिखे हुए हैं। ठीक, आरंभ गुरभी क्रमेण क्षणी पुरा, आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयणी पुरा, लघवी पश्चात च वृद्धिमति पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य छाये खल सज्जना नाम मैत्री। वही है, अब मैं इसका अर्थ आपको बता चुका हूं। फिर इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर के श्लोक पर चलेंगे, इसका भी आपको अन्वय देखना है ध्यानपूर्वक, क्या लिखा हुआ है। ठीक, इसमें लिखा है कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु,
यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनायो। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनायो। हानेस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। क्या कह रहे कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनायो। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। क्या कह रहे हैं? यत्रापि कुत्रापि, यहां भी और कहीं भी, यहां भी और कहीं भी, गता मन जाए भवेयु हंसा मही मंडल मंडनायो, वो तो कहीं पर भी चला जाए हंस। हंस तो अपनी शोभा विद्यमान करता ही है। जिस सरोवर में चला जाए, चाहे छोटे में जाए चाहे बड़े में जाए, तो सरोवर की शोभा तो किससे होती है? हंस से होती है। वो तो किसी में भी चला जाए, लेकिन हानि किसकी होती है? हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम। जब हंस, मान के चलिए एक ये छोटा सरोवर है, ये एक बड़ा सरोवर है, ठीक, यहां एक हंस रहता है, और ये हंस जो रहता है, इस हंस की वजह से इस तालाब की शोभा बहुत सुंदर है। लेकिन अगर यही हंस यहां से जाकर के यहां रहने लगे, तो इसकी शोभा तो वैसे भी है, वो तो बड़ा है, वो तो बड़ा है, उसकी तो वैसे भी शोभा है, लेकिन ये हंस यहां से चला जाएगा तो इसकी शोभा को तो हो सकता है कुछ भी ना हो। बोले यहां एक हंस था सो दो हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये था, इस वाले सरोवर की तो हानि हो जाएगी ना, इसको फिर कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, हानि तो तालाबों की होती है, सरोवरों की होती है। ऐसा मरालय सह विप्रयोगा, जब तालाबों का हंसों से वियोग होता है। मरालय माने विहंसों के द्वारा, सह माने साथ, विप्रयोगा माने क्या होता है? वियोग होता है। जब हंसों के साथ से उनका वियोग होता है तो हानि तो तालाबों की होती है, किसी की नहीं। हंसा मही मंडल मंडलायो, हंस तो अपने महामंडल कहलाते ही हैं, ठीक। तो यत्रापि, यत्र प्लस अपि बराबर यत्रापि, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी यत्रापि में, ठीक। और कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि बराबर कुत्रापि, तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि है। गता भवेयु, यहाँ पर भवेयु, भवेत भवेताम भवेयु, ठीक। हंसा मही मंडल मंडलाय, चतुर्थी का एक वचन। हानि प्लस तु, तो हानिस्तु विसर्ग संधि हो जाएगी। तेसाम में षष्ठी का बहुवचन, सरोवराणाम में भी षष्ठी का बहुवचन है, एसाम में भी षष्ठी का बहुवचन है, मरालई में तृतीया का बहुवचन, और सह के योग में तृतीया का बहुवचन है, विप्रयोगा में प्रथमा। अन्वय को आपको फिल कर देना है। मही मंडल नायो, ठीक। यहां देखें, मही मंडल मंडनाय हंसा यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु ऐसी ही तेषां सरोवराणाम तु हानि येषां मरालय सह विप्रयोगा। विप्रयोगः चौथे नंबर का हमारा श्लोक रहेगा, इसको भी आप देखिएगा, इसका अन्वय आप करिएगा। लिखा हुआ है कि प्रिय वाक्य प्रदानेनो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। क्या कह रहे हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, बोले अगर प्रिय वाक्य अगर किसी से हम बोलते हैं तो जंतु भी हमारे वश में हो जाते हैं। तो फिर क्या, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हम लोगों को प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कमी करना चाहिए? हम लोगों को कमी नहीं करना चाहिए। अगर प्रिय बोलने से सब कुछ बन रहा है तो हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी हमें कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, तृतीया का एक वचन, सर्वे में बहुवचन लगा हुआ है, तुष्यति तुष्यतः तुष्यन्ति, बहुवचनांत पद है। जंतु जंतुः जंतुवा जंतुः जंतु जंतवः, तस्मात् पंचमी का एक वचन है, तत् प्लस एव तदेव व्यंजन संधि वक वच धातु से यहाँ पर वक्तव्यम दिया है, तबियत प्रत्यय से वचने में सप्तमी और दरिद्रता में प्रथमा लगा है। यहाँ पर भी आप अन्वय को फिल कर देंगे। देखिए, सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु प्रिय वाक्य के द्वारा क्या बस में हो जाते हैं, तुष्यन्ति। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसीलिए हमें ऐसे वचन बोलने में कभी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कमी नहीं करनी चाहिए।
प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर को हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखित श्लोका नाम भावार्थम मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पूर्यत। नीचे लिखे हुए श्लोकों के भावार्थ माने अर्थ को मंजूषातः, नीचे एक मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा से उचित पदानि माने उचित पदों को चित्वा माने चुन करके पूर्यत माने पूरा कर। उचित पदों को चुन करके आपको क्या करना है, पूरा करना है। चलिए उचित पदों को पूरा करते हैं। यहां पर पहला श्लोक दिया हुआ है, ध्यान से देखना कि वृत्तम यत्नेन रक्षेत, वृत्तम यत्नेन रक्षेत, वृत्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्तता क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्ततस्तु हतो हतः। यहां पर भी उन्होंने कहा कि वृत्तः, वृत्तः शब्द दिया है, तो यहां पर भी उन्होंने वृत्तम यत्नेन रक्षेत, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा क्या करनी चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्तम मेति च याति च, और धन तो ऐसा है कि आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, ठीक, अगर आपका धन चला जाएगा तो आप दोबारा से उसको धन को कमा लेंगे, अक्षीण कहलाएंगे, लेकिन यदि आपका चरित्र चला गया तो आप क्षीण वृत्तस्तु हतो हता, आप मरे हुए के समान हो जाएंगे। ठीक, भावार्थ देखें, अस्य श्लोकस्य भावा अस्ति यत धनम तु मानवानाम जीवने खालिस्थान याति वा मानवः यत्नेन रक्षेत यतः क्षीणो क्षीणोपि न क्षीणः परम चरित्रेण तु नष्टः एव भवति। देखें यहां पर क्या कह रहे, इस श्लोक का भाव, अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत धनम तु मानवानाम जीवने, यह धन तो जो है मानवों के जीवन में आयाति याति वा, आता और जाता रहता है। आयाति माने आता और याति माने जाता। आयाति याति वा मानवः यत्नेन, मानव को प्रयत्न पूर्वक स्व आचरणम रक्षेत, अपने आचरणों की रक्षा करनी चाहिए, अपने आचरणों की रक्षा करनी चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। यतः वित्ततः क्षीणो अपि न क्षीणा, अगर आपका धन चाहे क्षीण हो जाए या अक्षीण हो जाए वो तो कमा लिया जाता है, परम चरित्रेण क्षीणः तु नष्टा यो भवति। ठीक, अगर चरित्र एक बार क्षीण हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप नष्ट हो जाएंगे, यही कहा गया। ठीक है, फिर इसमें देखें, यत्नेन में आपकी तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, श्लोकस्य में षष्ठी का एक वचन है, जीवने में सप्तमी, मानवा नाम में षष्ठी का बहुवचन, और यहाँ दिया हुआ चरित्रेण में तृतीया, और क्षीणः अपि बराबर क्षीणोपि, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर का श्लोक दिया हुआ है, इसके भावार्थ को देखिएगा आप। भावार्थ में क्या दिया गया है, पिबन्ति नद्याः स्वयमेव नाम्भः, पिबन्ति नद्याः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः, सतां विभूतयः। कि पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः, परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्या स्वयमेव न अम्भ, न अम्भ माने, अम्भ माने पानी होता है, जल होता है, कि पिबन्ति माने पीती, नद्या माने नदियां, न माने नहीं, नदियां स्वयं नहीं पीती हैं, स्वयमेव माने स्वयं ही, न माने नहीं, पीती हैं अपने जल को, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती, स्वयं न खादन्ति, और स्वयं नहीं खाते हैं फलानि वृक्षा, अपने फलों को वृक्ष। नादंति सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह का मतलब मेघ होता है, और मेघ स्वयं अपनी जल वृष्टि के द्वारा सस्यम माने फसल को, नादंती माने नहीं ले जाते। वृष्टि जल वर्षा करवाते हैं तो किसानों की जो फसल होती है वह स्वयं नहीं ले जाते हैं, वो तो परोपकार के लिए दे जाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतिया, और जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, उनकी संपत्ति सताम विभूतिया, सज्जनों की संपत्ति भी परोपकार के लिए होती है, ध्यान में रखना। ठीक, पिबंती में बहुवचनांत पद है, नद्या में बहुवचन है, ना प्लस अम्भ में दीर्घ संधि है, और नाम्भा में भी आपका प्रथमा का एक वचन है। खादंती पद है आपका, ये भी बहुवचनांत पद है। फलम फले फलानी, ये भी बहुवचन है। वृक्षा में भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है।
नादंती बहुवचन है, सस्यम में द्वितीय, वारी वाहा में भी बहुवचनांत पद है, परोपकाराय में चतुर्थी का एकवचन, सताम में षष्ठी का बहुवचन, विभूतया में प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। भावार्थ को देखिएगा, भावार्थ में क्या दिया गया है यहां पर ध्यान से। प्रकृति ही असमान शिक्षयति, प्रकृति हमें शिक्षित करती है, शिक्षा देती है कि सज्जना नाम परेशान, सज्जना नाम विभूतया परेशान उपकारा एव भवंती, सज्जनों की जो संपत्ति है विभूतया, ठीक, या समृद्धिया ऐसा कह सकते हैं, ठीक, समृद्धिया परेशान उपकारा एव भवंती, यथा बोले जैसे, जैसे खालिस्थान स्वयमेव जलम न पिबंती, तो यहाँ नद्या आ जाएगा, नद्या स्वयं ही अपने जल को नहीं पीती हैं, नदियाँ स्वयं ही अपने जल को नहीं पीती हैं। फिर खालिस्थान स्वफलानी न खादंती, तो तरवा, तरवा माने वृक्ष, वृक्ष अपने स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। मेघा च शस्यम न नदंती, मेघा, मेघ स्वयं क्या है, इसको नहीं ले जाते हैं, फसल को, स्वयं फसलों को नहीं ले जाते हैं। तो यहाँ देखें, प्रकृति असमान शिक्षा, असमान आपका षष्ठी किसका है, वयम असमान अस्माभि द्वितीय व्यक्ति, प्रकृति ने असमान शिक्षयति, सज्जना नाम समृद्धिया, पहले समृद्धिया आ गया है, दूसरे में नद्या, तीसरे में तरवा, चौथे में सस्यम आ गया है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, परेशान में षष्ठी का बहुवचन है, यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ पर उपकाराय में चतुर्थी, और स्वफलानी में भी बहुवचन है, खादंती में भी बहुवचन है, नद्या में भी बहुवचन का पद है, मेघा में भी बहुवचन, और नादंती, नादंती में भी आपका बहुवचन का पद लगा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना है कि इनके जो बहुवचन के पद लगते हैं, जो विभक्तियां लगती हैं, उन विभक्तियों को आपको ध्यान पूर्वक ध्यान से देखना है कि इसमें कौन कौन सी विभक्तियां लगी हुई हैं। जैसे पिबति, पिबता, पिबंती हम लोग देखते हैं, तो ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, वो बहुवचन का रूप है। तो आपको इस प्रकार से बहुत सारी जगह, जैसे नादंती लगा है, खादंती लगा है, भवंती लगा है, तो एक को अगर जान लिया तो सब हम लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर का हमारा दिया हुआ है, तीसरे नंबर का आपको श्लोक देखना है, इसको ध्यान पूर्वक देखें क्या कह रहे हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेया। ठीक, ध्यान पूर्वक देखें कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। अब इसका भावार्थ बस बताना है, और मैं बहुत सारी चीजें इसमें इस श्लोक में आपको बता चुका हूं, इस मंजूषा से इसको आप में फिल कर देना है। ठीक, स्वादिष्टम जलम पूर्ण, स्वाद, स्वाद से पुष्ट कौन, नदियों का जल, स्वाद से स्वाद पूर्ण जल, नद्या क्षार युक्त समुद्रे मिलित्वा, जब स्वाद युक्त नदियां समुद्र में मिल जाने से क्या हो जाती हैं, क्षार युक्त हो जाती हैं, पान योग्य न भवंती, पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। तो इत्थम गुणज्ञेषु गुणा, उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति भी जब गुणा भवंती, गुणवान व्यक्ति गुणों से गुणवान होता है परमते, लेकिन वह क्या होता है, गुणा एव निर्गुणम, वह गुणवान व्यक्ति किसी निर्गुण को प्राप्त हो जाता है तो वह दोष युक्त हो जाता है। इसीलिए कथ्यते, इसलिए कहा गया है संसर्गजाः दोषाः गुणा भवन्ति, संगति से ही दोष युक्त गुण होते हैं, संगति से ही। ठीक, संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति, ध्यान रख लेना, संगति से ही व्यक्ति क्या होता है, दोष युक्त होता है, और संगति से ही दोष मुक्त होता है। इसलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, प्रसंग के अनुसार आपको उचित अर्थ को देना है। प्रश्न क्रमांक आपका 10 है, प्रश्न क्रमांक 10 है, और इसमें ऑप्शन आपका दिया है पहला आ। तो अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम कृते उचित अर्थम चित्वा लिखत। ठीक, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम, रेखा से अंकित पदों को कृते माने के लिए, उचितम माने उचित, अर्थम माने अर्थ को, चित्वा माने चुन करके, लिखत माने लिखो, उचित अर्थ को लिखो। तो यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्नेन वृत्तम रक्षेत, क्या कह रहा है, यत्नेन वृत्तम रक्षित, हमें प्रयत्न पूर्वक क्या करनी चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो इसका उचित अर्थ क्या होगा, वृत्तम शब्द का मैंने आपको बताया है। ठीक, तो एक होता है आपका वृत्तम और एक होता है वित्तम। ठीक है, तो ये वृत्तम है, ये चरित्र कहलाता है,
या आपके आचरण कहलाते हैं। और वित्तम का मतलब होता है धनम, वित्तम का मतलब धनम। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, धन होगा कि चरित्रम, विकारम या अन्नम। तो यहाँ पर आपका वृत्तम पद है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ चरित्र शब्द में भावार्थ अपना लगाना चाहिए। हमें अपने प्राणों को भी आहुति में डाल करके अपने रत्न, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है इसी का, नद्याः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। नदियां, नद्याः पद दिया हुआ है, प्रथमा का बहुवचन पद। नदियां समुद्रम माने समुद्र को, आसाद्य माने प्राप्त करके, ठीक है ना, प्राप्त करके, अपेयः माने कैसे हो जाती हैं, ना पीने योग्य, भवंती माने हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, ना पीने योग्य हो जाती हैं। तो अपेया में प्रथमा का बहुवचन है, भवति भवता भवंती, तो ना पेया या अपेया, ठीक। तो जो ना पिया जा सके उसे अपेय कहते हैं। तो ये बहुवचन का है आपका लट लकार का। आसाद्य का मतलब आगत्य, अवमत्य, आच्छाद्य या प्राप्य। तो यहाँ पर आसाद्य का मतलब हो जाएगा प्राप्त, मतलब प्राप्त करके। जब नदियां समुद्र को पा लेती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो अपने अस्तित्व को मिटा करके वह समुद्र में विलीन हो जाती हैं और समुद्र में रह करके समुद्र जैसा उनका स्वाद हो जाता है। प्रश्न क्रमांक इसका तीसरे नंबर का रहेगा। तीसरे नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। सज्जनों का विभूति माने होता है धन। सज्जनों की संपत्ति जो होती है वो किसके लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। इसलिए उसने कहा सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। सज्जनों की जो विभूति होती है, जो संपत्ति होती है, वो किसके लिए होती है, परोपकाराय भवन्ति, परोपकार के लिए होती है। सताम में षष्ठी का बहुवचन है, विभूति विभूतिम विभूतया। तो ये हमारा जो दिया हुआ है विभूति विभूति विभूतया, तो ये आपका प्रथमा का बहुवचन है। और परोपकाराय में चतुर्थी का एक वचन रूप दिया हुआ है और भवति भवता भवंती ये बहुवचन का रूप है। विभूति का मतलब समृद्धया, सुंदरता, भूता, शरीराणी। तो यहाँ समृद्धि होना चाहिए, समृद्धया, ठीक। तो समृद्धि, समृद्धया, ध्यान रखिएगा, यहाँ धन से, धन अर्जित की बात की रहा विभूतया। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। इसका चौथे नंबर का प्रश्न देखिएगा जिसमें लिखा है नद्याः स्वयमेव न अम्भः पिबन्ति। नद्याः स्वयमेव न अम्भः पिबन्ति। नदियां स्वयं ही क्या करते हैं, स्वयं ही, ना माने नहीं, अम्भा माने जल को, पिबन्ति माने पीती हैं। नदियां स्वयं ही जल को नहीं पीती हैं। नद्या में स्वयमेव, अम्बा माने जल, पिबति पिबता पिबंती ये भी बहुवचन का रूप है। अन्नम साकम यशः जलम। तो अम्भा का मतलब यहाँ पर क्या है, जल से है। अपने जल को स्वयं नदियां नहीं पीती हैं, तो नद्या बहुवचनांत पद है, स्वयं प्लस एव बराबर स्वयमेव। इसके बाद पांचवें नंबर का इसी का प्रश्न दिया हुआ है, 10वें का पांचवा है, खलानाम मैत्री आरंभ गुरभी भवति। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है, प्रारंभ में सूर्य उदय की, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, ठीक, पूर्वार्ध भिन्ना, ठीक, पहले सूर्य के उदय होने जैसी। आरंभ गुरभी, आरंभ में क्या होती है, गुरभी, बड़ी दिखाई देती है। आरंभ गुरभी, प्रारंभ में बड़ी किसकी मित्रता दिखाई देती है, तो खला नाम। तो आदौ दीर्घा, आरंभा, आदौ दीर्घम और आदौ लघ्वी। तो क्या हो जाएगा, आदौ दीर्घा हो जा कि आदौ दीर्घा, ठीक, आदौ दीर्घा हो जाएगा। मतलब आदौ माने प्रारंभ में, शुरुआत में, दीर्घा माने बड़ी, ठीक। दुष्टों की जो मित्रता होती है पहले बहुत अच्छी दिखाई देती है, बाद में वह कष्टप्रद होती है। षष्ठी का बहुवचन मैत्री में प्रथमा और गुरभी में प्रथमा, भवति भवता भवंती ये भी आपका वो क्या लगा हुआ है, प्रथमा का एक वचन रूप। अब यहाँ पर देखें प्रश्न क्रमांक रहेगा 10। 10वें का प्रश्न है और आ नंबर है, मतलब छोटा आ तो हो गया है, अब बड़ा आ। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची पदों को लिखना है। नीचे लिखे हुए पदों के क्या करना है आपको, पर्यायवाची पदों को लिखना है। पर्यायवाची का मतलब एक समान अर्थ को देने वाले पद, ठीक। तो अधोलिखित पदानाम, अधाः प्लस लिखता नाम, तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, अधाः लिखता नाम, ठीक। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। तो वित्तम शब्द है, वृत्तम शब्द है, मरालाह शब्द है, वारिवाह। तो वैसे तो देखो वित्तम का मतलब धनम, वृत्तम का मतलब चरित्र, मराला, मराला मतलब हंस और वारिवाह का मतलब मेघ। तो यहाँ पर पर्यायवाची आपको मिलेंगे, तो आप देख लीजिए एक से अधिक भी यहाँ पर्यायवाची मिलेंगे। ये वित्तम दिया हुआ है तो धनम, ऐश्वर्य, संपदा। आप इसको देखिएगा, धनम, ऐश्वर्य, संपदा। वृत्तम का मतलब चरित्रम, आचरणम, चलनम,
ठीक है ना। और मरालह हंसः चक्रांगः कलहंसा, ठीक है ना, कलहंसा। और वारिवाह मतलब मेघाह जलदाह पयोदाह, ठीक, मेघाह जलदाह और पयोदाह, पयोदाह। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा आगे प्रश्न क्रमांक 10 का ई। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत प्रतिकूलानि अपेयाः परार्धम गुरभि सज्जना नाम। ये आपके पद दिए हुए नीचे लिखे हुए मंजूषा से चुन करके आपको क्या कर देना है, इन पदों को क्या कर देना है, विलोम पदों में परिवर्तित करना है। जैसे पेयाह का आपका क्या हो जाएगा, अपेयाह। पेयाह का क्या हो जाएगा यहाँ, अपेयाह। फिर इसके बाद पूर्वार्ध का क्या हो जाएगा यहाँ, परार्ध। पूर्वार्ध का यहाँ परार्ध हो जाएगा, पूर्वार्ध का परार्ध। खला नाम का आपका क्या हो जाएगा, सज्जना नाम, सज्जना नाम, सज्जना नाम। और अनुकूलानी का हो जाएगा प्रतिकूलानी। अनुकूलानी का क्या हो जाएगा, प्रतिकूलानी। अनुकूलानी का प्रतिकूलानी। लघवी का मतलब छोटा, तो यहाँ गुरवी का मतलब हो जाएगा बड़ा। गुरवी का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये विलोम पद होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। विलोम का मतलब बिल्कुल विपरीत, उल्टा हो जाना। देखिए जरा, पेया का अपेया, पूर्वार्ध का परार्ध, खला नाम का सज्जना नाम, अकुल और अनुकूलानी का प्रतिकूलानी, लघवी का यहाँ गुरवी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट्स जो हम लोगों ने पढ़े सूक्ति मौक्तिकम के बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये यहाँ से आपको ये नोट्स से ये भी जानकारी मिल जाएगी, ये नोट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा, YouTube के अलावा भी यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।